हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा। आज का अपना टॉपिक है नेशनल इनकम। क्लास 12 का टॉपिक है। तो जानेंगे नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड को। तो पहले मैं बता दूं आपको, नेशनल इनकम 3 तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड से। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड ये अगली वीडियो में कवर होगा और वैल्यू एडेड उसके बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक की, जो है अपना इनकम मेथड। नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो जो इनकम मेथड है, तो हमें खाली 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इनकम मेथड के अंदर हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारियों का पारिश्रमिक। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि प्रचालन अधिशेष। फिर उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम यानी कि मिश्रित आय। इसका जो पूरा नाम है वह है स्वनियोजित की मिश्रित आय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन एम्प्लॉय को 4 भागों में बांटा जाता है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़, पेमेंट ऑन रिटायरमेंट। एक बार इसको हम और अच्छे से जान लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि कर्मचारियों को किस तरीके से और किस किस प्रकार से पारिश्रमिक या फिर कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो या तो फिर कोई हमारे यहाँ पे काम कर रहा है या कोई कर्मचारी है, उसको हम कैश में पेमेंट कर देते हैं, यानी कि उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया या उसको कैश दे दिया। मीन्स वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि उसको नगद के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। पहला तरीका ये हो गया। या फिर किसी कर्मचारी को पेमेंट इन काइंड भी दिया जाता है, यानी कि किस्म के रूप में भुगतान। जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसका हम क्या करते हैं, जैसे कि उसको फ्री में घर दे दिया रहने के लिए या उसको फ्री में खाना दिया जा रहा है, तो ये भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो उससे उसकी इनकम बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो एक पर्सन है जिसकी सैलरी जो है वो 12,000 है पर मंथ। ये मिस्टर ए है जिसकी सैलरी हमारे पास कितनी है, 12,000। एक हमारे पास ऐसे ही मिस्टर बी है जिसकी सैलरी मात्र 8,000 रुपये है, लेकिन इसके साथ 8,000 प्लस इसका रहना, खाना, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, ये सब इसको फ्री दी जाती है। तो इस यानी कि इसकी इनकम एक तरीके से ज़्यादा हो गई। 12,000 में इसको अलग से कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, बट मिस्टर वी को 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं कैश में। इसके अलावा उसको फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और भी अदर बेनिफिट दिए जाते हैं। तो यानी कि जो रहना, खाना, ये सारी चीज़ें वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। इट मीन्स इसकी सैलरी 8,000 नहीं है, इसकी सैलरी में भी 20,000 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगी जब हम इन सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं, फ्री रहना, खाना, ट्रैवल अलाउंसेस एक्सेट्रा। तो इसको जो हम ये फ्री दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड। तो किसी भी पर्सन को कैसे कैसे सैलरी दी जा सकती है, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, या तो फिर उससे कैश में दे दो वेजेस एंड सैलरीज, या फिर उसको क्या करो, पेमेंट इन काइंड दे दो, यानी कि फ्री एकोमोडेशन। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़, यानी कि जो उसका नियोजक है, मालिक सुरक्षा के में अंशदान कर देता है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि पीएफ का पैसा हो गया। इसका जो ये है पूरा नाम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि नियोजकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। यानी कि जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो वो हमारी तरफ से प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ काट देता है। जनरली कई बार ईएसआई वगैरह काट दिया जाता है, तो इसको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। एक और चीज़, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बार पेपरों में लिखा हुआ जाता है एम्प्लॉयज़ नॉट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर हम खाली इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़। उसके बाद एट लास्ट में आता है पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, यानी कि जब कोई पर्सन काम कर रहा होता है, उसकी एज पूरी हो जाती है, तो बाद में उसे हम रिटायरमेंट होने के बाद उसको पेमेंट देते हैं, रिटायरमेंट पेंशन जिसको कहा जाता है, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक तरीके से उसने वहाँ पे जॉब की थी और ये उसी का पार्ट है।
लेकिन जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, विडो पेंशन हो गई, यानी कि ऐसी जो ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, हस्तांतरण भुगतान, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान होना चाहिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर ये पेपर में इसका क्वेश्चन आता है, अगर हमें डायरेक्टली मिल जाए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तब हमें इसकी तरफ देखना भी नहीं है, इग्नोर करना है, बड़ा सा इग्नोर। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसके टर्म्स को ढूंढेंगे, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो सकता है, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ जैसे कि पीएफ, ईएसआई वगैरह, पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, तो हम इनको इंक्लूड करेंगे। बट अगर डायरेक्टली ये दे रखा है तो सिर्फ इसको ही इंक्लूड किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो पेपर में ज़्यादा करके अगर ये नहीं दिया होता तो हमें एक ये मिल जाता है वेजेस एंड सैलरीज, और ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जरूर मिलता है। मेनली ज़्यादा करके यही दो चीज़ें मिलती हैं हमें, बाकी हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कई बार एम्प्लॉय वर्ड लिखा हुआ आता है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टर्म की तरफ, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में हमारे पास आता है इंटरेस्ट, ब्याज, रेंट, किराया, रॉयल्टी भी एक तरीके से, रेंट ही मान लो भी एक तरीके से। इसके अलावा आता है हमारे पास प्रॉफिट यानी कि लाभ। अगर यहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होती है, अगर हमें डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तब तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। बट अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है और ये सब चीज़ दे रखे तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, इंटरेस्ट को, रेंट को, रॉयल्टी को और प्रॉफिट को। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट भी नहीं दे रखा था, प्रॉफिट के पार्ट दे रखे होते हैं। प्रॉफिट 3 पार्ट में होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आवितित लाभ, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, निगम लाभ कर, डिविडेंड अर्थात लाभांश। अब ये होती क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए। अब होता क्या है, जो कंपनी ने ये अपना प्रॉफिट कमाया तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो इसी को हम कहेंगे कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स जो ये है, तो एक हिस्सा तो ये हो गया, जैसे कि मान लो 100 करोड़ में से गवर्नमेंट को हमने 30% यानी कि 30 करोड़ का फ्लैट टैक्स दे दिया। देन उसके बाद जिन लोगों ने वहाँ पर पैसा लगाया है, यानी कि जो इन्वेस्टर, वो कहेंगे कि हमें भी कुछ पैसा चाहिए, तो हम उसको प्रॉफिट का कुछ भाग, सपोज जैसे कि हम मान लो 20 करोड़ रुपए उनको भी बांट देते हैं डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में। अब 50 करोड़ रुपए बच गए जो हमने नहीं बांटा। कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ पैसा बचा के रखती है और अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है, उसको हम कहते हैं अवितरित लाभ। मीन्स यहाँ पे 3 पार्ट हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कंपनियाँ नहीं बांटती हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो टैक्स के रूप में देती हैं प्रॉफिट के ऊपर, डिविडेंड लाभांश जो कि अपने इन्वेस्टर को दे देती है। इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम यानी कि स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय। यहाँ पर अब जो चीज़ें कवर नहीं होती हैं वो इधर ले ली जाती है। मिक्स्ड इनकम आपको पेपर में डायरेक्टली मिलेगा, बट फिर भी हमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। कई बार लोग होते हैं अपने ही काम में लगे होते हैं, खुद लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो जैसे कि वेजेस है, वैसे कोई दूसरा पर्सन तो वहाँ पे सैलरी दी जाती है या सैलरी मिलती है, कहीं और काम करते हैं। बट जब हम अपने ही खुद के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उस पर तो हमें कोई पैसा देने वाला नहीं है, लेकिन हमारी एक तरीके से वो इनकम मानी जाएगी, उसको कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मेरा घर बन रहा है, अब मैं खुद ही लेबरों की तरह, छुट्टी वाला दिन है, मैं खुद लेबरों की तरह काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक दिहाड़ी मजदूर का पैसा बचा लिया, तो वाली इनकम भी तो कहीं इंक्लूड होनी चाहिए, तो वही हो जाएगी हमारी मिक्स्ड इनकम। तो जहाँ पे जब हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में हमें क्या रखना है, सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, और इसको जोड़कर हमारा बन जाता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकल जाता है। क्या क्या चीज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इसको जोड़ते ही हमारा क्या बन जाता है एनडीपी एट एफसी, और इसके अंदर ये चीज़ें होती है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से फटाफट क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। आपको साथ में ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छे से करनी है तो आपको ये याद होना चाहिए, और इसी के बाद ही हम अच्छे से कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 3 चीज़ें होती है इनकम मेथड के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अगर ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली मिल जाती है, इनको जोड़ते ही हमारा आ गया एनडीपी एट एफसी। अगर ये डायरेक्टली नहीं मिलती तो ये पार्ट में होंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ एंड रिटायरमेंट पेंशन।
ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं है तो उसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं, वैसे तो जनरली 3 बोला जाता है। इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी। रेंट और रॉयल्टी जनरली सेम ही होते हैं बट अलग अलग भी दिया जा सकता है, लेकिन दोनों को ही इंक्लूड करोगे आप, इंटरेस्ट, रेंट और रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। कई बार प्रॉफिट भी डायरेक्टली नहीं होगा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड डिविडेंड और मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दिया रहेगा। इन तीनों को जोड़ते ही हमारा क्या निकल जाएगा, NDP एट FC निकल जाता है। अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, मैंने वहाँ पे बताया था नेशनल इनकम कहते हैं NNP एट FC को, और हमने इन तीनों को जोड़ते ही क्या निकाला, NDP एट FC। अब मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेरी इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे N लिखा है तो N को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे D है, D फॉर यहाँ पर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से मेरे को नेशनल में जाना है तो मैं यहाँ पर NFIA ऐड कर देता हूँ। P में कोई चेंज नहीं, FC पहले से ही FC है, तो यानी कि मेरा ये फॉर्मूला बन गया। तो मैं इनकम मेथड से कैसे निकालूंगा नेशनल इनकम, तो पहले मेरे को 3 चीज़ें जोड़नी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इसको जोड़ते ही हमारा बन जाता है NDP एट FC। और देन उसके बाद नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम कहते हैं NNP एट FC को, और ये तीनों जोड़ते ही NDP एट FC मिल गया। N को कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले वाले N को, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है D से N पे जाने के लिए हमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ना पड़ेगा। फिर ये पहले से फैक्टर कॉस्ट पे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। बाद में मैं इसको आपके 1-2 इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। वैसे तो खैर अपना टॉपिक अगला होगा एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें जिससे कि ये उनके लिए भी यूज़फुल हो सके। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।